18 मार्च 2025 को मैंने परचेज़ करी थी अपनी फ़र्स्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल KTM एडवेंचर 390S। और बाइक को लेते ही स्टार्टिंग के 500 किलोमीटर्स जो मैंने बाइक को चलाया, तो एक चीज़ जो मुझे सबसे पहले समझ में आई वो थी इस बाइक में है वाइब्रेशंस, बहुत सारी वाइब्रेशंस। और बाय द टाइम मैंने 1000 किलोमीटर इस बाइक पे कंप्लीट किए तो मैंने कुछ और प्रॉब्लम्स भी फेस करी, जैसे कि साइड स्टैंड सेंसर का एरर, हाई कूलिंग टेम्परेचर जिस वजह से डिस्प्ले पर इंजन चेक लाइट आ जाती थी, उसी के साथ साथ सीट डिस्कम्फर्ट, मतलब 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चला ही नहीं जाती थी और काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता था। उसी के साथ साथ वाइब्रेशन की वजह से जो पीछे इसकी टेल है उसमें से 2 एलन की वाले बोल्ट चलते चलते ही कहीं गिर गए, निकल गए, मतलब विच इज़ अ साइन की वाइब्रेशंस तो हैं। और उसके बाद सबसे शॉकिंग जो इसका ये क्रैश गार्ड है ना, इसके बोल्ट्स ही टूट गए थे। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि बोल्ट्स अपने आप टूट जाएंगे, पर जो भी है ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे को फेस करने को मिली। और एक चीज़ यहाँ पे ना मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा, जब मैं सर्विस सेंटर गया KTM के ये सारी प्रॉब्लम्स को लेके, तो वहाँ पे मेरे को पूरा सपोर्ट रहा। और जो भी प्रॉब्लम्स मैंने उनको बताई उन्होंने मेरे को विद रेस्पेक्ट टू टाइम सारे सॉल्यूशंस दिए। और ऐसा नहीं था कि वो सॉल्यूशन काम नहीं कर रहे थे, सारे के सारे सॉल्यूशन काम कर रहे थे। एंड आई एम लिटरली सेटिस्फाइड कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, तो बिग थम्स अप टू KTM। और बात करें अब 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, ये सारी प्रॉब्लम्स देख ली, अब टाइम आ गया था अपनी फ़र्स्ट सर्विस का। तो जैसे ही मैंने बाइक की फ़र्स्ट सर्विस कराई, यहाँ पे जो अपनी स्टोरी थी ना अभी तक, वो क्या था कि बहुत ज़्यादा परेशान था और जो अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ख़राब था। और मतलब मेरा फीडबैक तो और भी ज़्यादा बेकार। बट यहाँ पे ना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बाइक टोटली चेंज हो गई, स्टोरी फ्लिप। मतलब बात करें अगर वाइब्रेशंस की, तो 50 to 60% वाइब्रेशंस जा चुकी थी, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही बाइक है। उसके बाद अगर साइड स्टैंड सेंसर की बात करें तो एक मैग्नेट इसमें लगी हुई है, अपनी मैग्नेट ना थोड़ी सी वीक थी तो वो पार्ट रिप्लेस करा, 70-80 रुपीज़ का शायद वो कुछ पार्ट था। तो उसके बाद जो ये प्रॉब्लम थी ना साइड स्टैंड की, ये भी चली गई फॉर नेक्स्ट 6000 किलोमीटर्स। अभी करंटली अपनी बाइक 8000 किलोमीटर चल चुकी है। और उसके बाद जो सीट डिस्कम्फर्ट है, तो मैंने 1000 किलोमीटर सोच के रखा था कि मैं स्टॉक सीट पे ही चलाऊंगा। और अगर मेरे को वो 1000 किलोमीटर में काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा और मेरा नहीं जचा कि भाई इस बाइक के साथ जो सीट आई है मैं उसी पे ही चला सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली चेंजेस कराऊंगा। और वही हुआ, मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल था, तो मैंने जैसे ही फर्स्ट सर्विस हुई आफ्टर मार्केट चेंजेस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करवाए। और उसके बाद जो इसके बोल्ट्स थे जो पीछे टेल से निकल गए थे एलन की वाले, वो भी मैंने लगवाए। और जो अपने क्रैश गार्ड वाले बोल्ट्स थे ये सर्विस सेंटर से मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो गए। तो फर्स्ट सर्विस पे ये सारी चीज़ें हुई और बाइक बहुत ही स्मूथ चल रही थी, मतलब काफ़ी रिफाइन लग रही थी पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि काफ़ी वाइब्रेशंस फेस करने को मिल रही थी। तो फर्स्ट सर्विस अपनी हो गई, ये सारी चीज़ें कंप्लीट। उसके बाद मैं बाइक को लेके निकल गया अपनी फ़र्स्ट सोलो ज़ांस्कर और लद्दाख राइड पे। और 15 दिन का ये पूरा मतलब अपना टूर था। और जितनी भी टेरेन्स इस बाइक ने फेस करी, चाहे सुपर स्मूथ रोड हो जो अपने हाईवेज़ रहे, चाहे भाई ऑफ रोड हो, जैसे हानले तक जाते हैं जब हम उमलिंगला तो काफ़ी मतलब ऑफ रोड पैचेज़ हमें देखने को मिलते हैं, चाहे खारदुंगला हो, पेंगोंग हो, चाहे चुशूल हो, रिजंगला वॉर मेमोरियल, मतलब पूरा लद्दाख का सर्किट इस बाइक ने ना कोई प्रॉब्लम नहीं दी। चाहे बोल्ट्स लूज़ करने की बात हो, साइड स्टैंड सेंसर हो, या किसी भी तरीके से, या वाइब्रेशंस की वजह से कोई दिक्कत फील हो रही हो, कुछ नहीं था, सब कुछ बढ़िया रहा। मैं घर आ गया, सेकंड सर्विस कराई और निकल गया अपनी मॉनसून राइड पे, जो कि 3000 किलोमीटर की थी। और मैं निकला उदयपुर से वडोदरा से दमन। प्रॉब्लम आई वडोदरा से दमन जाते हुए, जब इसके साइड स्टैंड सेंसर ने ना भाई लिटरली मतलब मेरा पेशेंस लेवल ना टेस्ट कर लिया। मैंने अपना जो पैर है ना वो फुट पैक पे रखने की बजाय साइड स्टैंड पे रख के उसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करके बाइक को चलाया, लगभग 100-150 किलोमीटर, क्योंकि बाइक चलते चलते ही बंद हो जा रही थी और वो एरर डिस्प्ले पे ना फ्रीक्वेंटली आ रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा एनोइंग था और काफ़ी मतलब अपना जो राइडिंग एक्सपीरियंस था ना काफ़ी ख़राब हो रहा था। बट अभी मैं घर आ चुका हूँ और जो ये प्रॉब्लम थी इसके लिए मैं सर्विस सेंटर गया और आधे घंटे के अंदर ये सब कुछ फिक्स हो गया था। अपना एक बोल्ट लूज़ था तो वो टाइट करा और उसके बाद सब कुछ ठीक है। और उसी राइड पे ना जो अपनी मानसून राइड थी, मतलब जो अपना ये क्रूज़ कंट्रोल था वो भी काम नहीं कर रहा था बीच बीच में, और जो राइडिंग मोड्स थे वो भी चेंज नहीं हो रहे थे, बिकॉज अपनी मानसून राइड थी तो बारिश में मैंने सोचा क्यों ना रेन मोड पे चलाया जाए, वो भी काम नहीं कर रहा था। तो उसके लिए तो मुझे लग रहा था सॉफ्टवेयर ग्लिच होगा, और वही बात हुई। वापस जब सर्विस सेंटर गए तो उन्होंने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया और अभी लगभग सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये टोटल अपनी कहानी है जब से बाइक परचेज़ करी और 8000 किलोमीटर जो मैंने चलाया। तो इन 8000 किलोमीटर में ना अब जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूँगा और डेफिनेटली आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं, और क्या ये बाइक वर्दी है लेने के लिए। मतलब जो भी आपके क्वेश्चन हैं ना सब क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं लगाते, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें वाइब्रेशन की, नो डाउट स्टार्टिंग में वाइब्रेशन थी बट अभी कोई वाइब्रेशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 400 सीसी में 46 bhp की पावर अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करती है। तो थोड़ी बहुत अगर वाइब्रेशंस एक्स्ट्रा हैं भी तो जो इसकी पावर है वो उसको टोटली जस्टिफाई करते कि भाई इतना चलता है। और ऐसा अगर बात करूँ ना वाइब्रेशंस की, मैं 8000 किलोमीटर बाइक को चला चुका हूँ तो दोबारा मुझे कभी प्रॉब्लम फील नहीं हुई वाइब्रेशन की। और नो डाउट इसमें वाइब्रेशंस हैं बट वो ऐसी नहीं है कि वो मैनेज ना हो सके या आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करें। हाँ, अगर आपको भाई सुपर स्मूथ चाहिए तो सिंगल सिलेंडर 46 bhp में नहीं मिलेगा आपको जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हो। उसके लिए आपको ट्विन या फिर इनलाइन 4 ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सिंगल सिलेंडर के हिसाब से वाइब्रेशंस ठीक है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है और उस पॉइंट पे इस बाइक को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अब बात करें सीट डिस्कम्फर्ट की, तो सीट डिस्कम्फर्ट में इसका क्या है कि जो भी लोग स्टॉक सीट में कंफर्टेबल हैं, सब्जेक्टिव है ये पॉइंट, ठीक है आप चलाइए कोई दिक्कत नहीं है। जिनको प्रॉब्लम है जैसे कि मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा था तो वो चेंजेस कराइए अपने अकॉर्डिंग और बेफिक्र होके चलाइए। अभी भी अगर मैं 250 से 300 किलोमीटर इस बाइक पे राइड करता हूँ ना एक सिंगल डे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मैं लद्दाख गया था तो इससे ज़्यादा राइड करने को एक दिन में आया ही नहीं। बट जब मानसून राइड पर गया, जब थोड़े हाईवे पे लंबे लंबे स्ट्रेच हमने कवर किए 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर्स के, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल था। मतलब इवन आफ्टर सम चेंजेस मैं अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर 250-300 किलोमीटर से ऊपर की राइड हो जाती है, इसका सीट कंफर्ट अभी भी पूरा नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कुछ चेंजेस कराने के लिए सो दैट चाहे 500 किलोमीटर हो चाहे 250 किलोमीटर हो, सीट रिलेटेड कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो और आराम से बैठ के चलाएं जितनी भी बाइक चलानी है पूरे दिन में। तो ये तो सीट डिस्कम्फर्ट की बात हो गई। अब इसके बाद अगर बात करें इसकी माइलेज की, तो दोस्तों देखो अगर आप सिटी राइड कर रहे हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको 25 से 26 की माइलेज ईज़िली मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा और ईज़ी चलाते हैं, मतलब जो थ्रॉटल पे आप पुश करते हो वो इतना हार्ड नहीं है, तो आपको 27 तक की भी एवरेज ईज़िली मिल जाएगी। और हाईवे पे जब आप जाओगे तो 30 की एवरेज ईज़िली मिल सकती है। और बाकी आप एक बार जाके मेरी जो लद्दाख वाली राइड है वो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि मैंने कितने का पेट्रोल भरवाया, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लगभग 4200 किलोमीटर के आसपास मेरी वो पूरी राइड रही थी। तो कितने का पेट्रोल लगा आप वो जाके देख सकते हो। डायरेक्टली लास्ट एपिसोड में आप देखोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि जब भी मैंने पेट्रोल फिल करवाया तो मैंने उसमें जो भी पेट्रोल फिल करा है वो प्लस में जो टोटल अपना खर्चा हुआ पेट्रोल भरवाने का तब तक, वो सब मैंने उसमें टोटल मेंशन करके लिखा हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हो। अब इसके बाद अगर बात करें कि इसका जो हेडलाइट यूनिट है, जिसे हम कह रहे थे कि प्रोजेक्टर यूनिट है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अभी भी इसका जो हेडलाइट यूनिट है वो बाकी बाइक्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से चीज़ें दिखती हैं, नो डाउट रात में अच्छा काम करता है। बट स्टिल अगर आप हाईवे राइड करते हो, लॉन्ग राइड्स करते हो, तो आपको ऑक्सिलरी लाइट्स चाहिए, उसके बिना आप राइड नहीं कर पाओगे। अभी मैंने इसमें मैड डॉग की स्काउट एक्स लगवाई हैं, 40 वाट्स है, मतलब टोटल 20 वाट्स ईच। बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि लाइट्स वो अच्छी हैं, बट कहीं ना कहीं हाईवे पे और लाइट की ज़रूरत है। मतलब एक बेटर विजिबिलिटी के लिए ना मुझे और लाइट्स लगवानी पड़ेंगी या चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है बिल्ड क्वालिटी। अब इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है और एज सच अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे। और जिस मटेरियल से इनके प्लास्टिक पैनल्स बने हैं ये सेम वही मटेरियल है जो KTM अपनी डकार रैली वाली बाइक्स में यूज़ करता है। तो इनकेस अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है तो ये इजीली टूटने नहीं वाले। और अगर कोई स्क्रैच भी आता है इन पैनल्स पे तो जो कलर बाहर है इस पैनल पे सेम वही कलर आपको अंदर से मिलने वाला है। मतलब वाइट पे वाइट, ऑरेंज पे ऑरेंज और ब्लैक पे ब्लैक, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब भी आपको सही लगे आप वो पैनल चेंज करा सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी में। बट एट द सेम टाइम भाई थोड़ा सा डर्ट नो डाउट ये पैनल्स अट्रैक्ट करते हैं और थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बाइक को क्लीन रखने में। बट ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई थी, बट अब मैं यूज़ टू हो चुका हूँ और कहीं ना कहीं एडवेंचर बाइक है तो थोड़ा बहुत गंदा रहेगी भी तो नॉट अ बिग डील। तो बिल्ड क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं है, सब बढ़िया है। हाँ अच्छा होता अगर ये जो थोड़ा बहुत डर्ट भी अट्रैक्ट कर रही है ये नहीं करती तो।
और दोस्तों बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की तो वो है हैंडलिंग। अब इस बाइक का वेट है 182 kgs, जो कि अपने कंपटीशन से काफ़ी कम है। तो एक चीज़ तो ऑब्वियस है कि बाइक काफ़ी लाइट फील होने वाली है, और जब आप चलाओगे तो बिकॉज इसमें पावर इतनी ज़्यादा है तो आपको ये और ज़्यादा लाइट फील होती है। मतलब एकदम निम्बल टाइप की लगती है कि आप जैसे मर्जी इसको मैनूवर करो, और जो इसका हैंडल है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रिस्पॉन्स है, राइडिंग क्वालिटी काफ़ी इंक्रीज़ होती है। तो हैंडलिंग भी इसकी 10 on 10 है, सच कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसके बाद एक जो मेजर पॉइंट है ना दोस्तों वो है सस्पेंशन। अब एडवेंचर बाइक में सस्पेंशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई चाहता है कि वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए, और ब्रांड ने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ना इस बाइक में एडवेंचर 390S में इस चीज़ को दिया है। मतलब एडजस्टेबिलिटी कंपनी ने ऑफ़र की है। अगर आगे वाले सस्पेंशन की बात करें दोस्तों तो हमें कंप्रेशन और रिबाउंड 30 स्टेप एडजस्टेबल मिलता है, और पीछे वाले सस्पेंशन की बात करें तो 10 स्टेप एडजस्टेबिलिटी हमें मिल जाती है। अब मैं दोस्तों क्योंकि जब भी लॉन्ग राइड पे होता हूँ तो मेरे साथ लगेज होता है, और मैं खुद भी बाइक पे होता हूँ, तो मैं थोड़ी फर्म थोड़ी स्टिफ सेटिंग्स प्रेफर करता हूँ, और मुझे ना मतलब स्टिफ सेटिंग्स पे बाइक को चलाते हुए कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा बेटर लगता है। तो इसलिए मैं ये स्टिफर साइड की सेटिंग्स प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज़ कुछ बेसिक सेटिंग्स भी ब्रांड ने दी हैं हमें सीट के नीचे। मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगा देता हूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें मतलब KTM ने एक आइडिया दिया है कि आप इस तरीके की सेटिंग्स यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे सेटिंग्स को चेंज किया जाता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने काफ़ी एक्सपर्ट लोगों की वीडियोस में देखा है, समझा है इस चीज़ को कि अगर आप इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर पाओगे ना अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग, तो जो राइड क्वालिटी आपको मिलने वाली है और जो ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस आपका रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ एडजस्ट कैसे करना है और कैसे हम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भी पॉट होल्स हैं और जो भी ऑफ रोड सेगमेंट है ना वो भी ये अच्छे से कवर करता है। तो सस्पेंशन के पार्ट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको एडजस्टेबिलिटी आती है तो आपकी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, और अगर नहीं आती तो आप सीखो और राइड क्वालिटी को बेटर करो। अब दोस्तों बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की तो वो है परफॉर्मेंस। 400 सीसी में 46 bhp ऑफ पावर एक एडवेंचर मोटरसाइकिल में सिंगल सिलेंडर सफिशिएंट है दोस्तों ये सारी बातें कहने के लिए कि भाई परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। इससे बेटर परफॉर्मेंस कोई और बाइक 400 सीसी में ऑफ़र नहीं करती। और पूरा दिन आप बाइक को चलाओ, हाईवे पे ऑफ रोड करो, जैसे मर्जी चलाओ, जो परफॉर्मेंस आपको फर्स्ट आवर में मिल रही है ना बाइक को चलाते हुए, सेम परफॉर्मेंस आपको 4 घंटे बाद भी मिलेगी, 5 घंटे बाद भी मिलेगी। मतलब परफॉर्मेंस के सेगमेंट में आप कुछ भी नहीं कह सकते, टॉप नॉच परफॉर्मेंस है, नो कंप्लेंट्स। मज़ा आता है बाइक को चलाने में, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, पावरफुल फील होता है, और जब भी आप एक्सेलरेट करोगे तो आपको एक चीज़ फील होगी और वो है पावर। कोई लैग नहीं आने वाला, बढ़िया परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो KTM हैज़ जस्ट नेल्ड इट। और दोस्तों अगर परफॉर्मेंस आपको इस लेवल की मिल रही है तो कहीं ना कहीं जो ब्रेक्स भी इस बाइक में यूज़ होने वाली हैं वो भी उसी तरीके की होनी चाहिए जो इस तरीके की पावर को ना हैंडल कर पाए। और कहीं ना कहीं KTM ने यहाँ पे भी बहुत ही सही काम किया है। अभी तक ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ कि मैंने ब्रेक्स का यूज़ किया हो और मेरे को ऐसा फील हुआ हो कि जो बाइट है ना ब्रेक की वो सफिशिएंट नहीं है या कम है। अगर ऑन पेपर देखा जाए ना तो इसका जो प्रीवियस वर्जन था उसके कंपैरिजन में 4 पिस्टन की जगह 2 पिस्टन कैलिपर है। बट जब आप बाइक चलाओगे तो आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होने वाला। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ना जब आप बाइक को यूज़ करोगे और ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो आपको कहीं ऐसा फील नहीं होने वाला कि भाई बाइक में ना डाउनग्रेड है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है। मतलब जो इसकी ब्रेक्स हैं वो 46 bhp जो पावर है ना उसको अच्छे से हैंडल कर लेती है। अगर इससे और अच्छी ब्रेक्स हमें मिलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ब्रेक्स KTM ने ऑफ़र करी हैं वो सफिशिएंट है, एज सच कोई शिकायत नहीं है उससे। एंड एट लास्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज। अब 400 सीसी के सेगमेंट में जिस प्राइस पॉइंट पे KTM हमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज ऑफ़र कर रहा है, मुझे नहीं लगता कोई और ब्रांड इजीली ये करने वाला है या कर भी पाएगा। और सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में क्या चीज़ ऑफ़र होती है तो वो है राइडिंग मोड्स, रेन मोड, स्ट्रीट मोड, ऑफ रोड मोड। एंड स्पेशली ऑफ रोड जो मोड है इसका, उसके अंदर हम जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी सही लगता है। और इसी के साथ अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इसमें क्रूज़ कंट्रोल। मतलब क्या चीज़ इन्होंने दी है 400 सीसी के हिसाब से। मतलब इससे जो ऊपर के सेगमेंट है उसमें भी क्रूज़ कंट्रोल इजीली ऑफ़र नहीं होता जो इस बाइक में ऑफ़र हो रहा है। और हाईवेज़ पे तो ये क्या काम करता है। मतलब इसकी ऐसी आदत लगी है, कभी कभी तो मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो मैं कैसे राइड करूँगा। जो भी है
पूरा मज़ा आता है। क्रूज़ कंट्रोल को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं और ये सच में यूज़फुल है। इसी के साथ साथ क्विक शिफ्टर, मतलब क्या काम करता है। मेरे पास RC 390 भी है, उसमें भी क्विक शिफ्टर है, बट उससे बेटर क्विक शिफ्टर एडवेंचर 390S का है। तो इम्प्रूवमेंट तो की है दोस्तों KTM ने क्विक शिफ्टर के डिपार्टमेंट में। और क्लचलेस डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो और अप शिफ्ट भी कर सकते हो, विच इज़ रियली अ गुड थिंग। मतलब 1000 cc में ये फीचर हमें ऑफर होता है, जो कि 400 cc में KTM हमें दे रहा है। तो आप सोच सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज कितना लोडेड है इसका। और अभी तक 8000 किलोमीटर में मैंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया इनका इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज, चाहे वो क्विक शिफ्टर की बात हो, क्रूज़ कंट्रोल की बात हो, अच्छे से यूज़ करता हूँ मैं इसको। और जो राइडिंग मोड्स हैं वो भी। तो ओवरऑल जो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज है ना वो काफ़ी सही है। तो ओवरऑल अगर एज अ बाइक देखा जाए ना, तो अभी मैं इस बाइक से सेटिस्फाइड हूँ। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं चेंज करूँगा या जहाँ मुझे कमी लग रही है, तो मैं यही कहूँगा कि स्टिल इस बाइक से ना मतलब मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होती है और मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था इस बाइक के साथ। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो को यही एंड करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे फिर दोबारा एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।